हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके रिजल्ट्स में। सीटेट की जो फ्री वीडियोस की सीरीज है उसमें एक कदम और आगे बढ़ते हुए आज मैं एक और पीवाईक्यू का सेशन लेकर आया हूं। आज जो है वो मैं ईवीएस का पीवाईक्यू डिस्कस करने वाला हूं। तो चूंकि मैंने बताया था कि जुलाई 24 का जो पेपर है सीटेट का जो हुआ था जुलाई पेपर 24 का पेपर 1, उसका सारा क्वेश्चन मैं डिस्कस कर रहा था। तो इससे पहले मैंने ऑलरेडी जो है सीडीपी का पेपर यानी पीवाईक्यू डिस्कस कर लिया है, मैथ्स का पीवाईक्यू डिस्कस कर लिया है। आज जो बारी है वो बारी है ईवीएस का। तो आज ईवीएस का 30 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं हम लोग। अगेन मैं रिमाइंड कर दूं, ये जो पेपर है वो जुलाई 24 का सीटेट का पेपर है, पेपर 1 है, जिसमें कि ये सेट ए के क्वेश्चंस हैं। और आज जो क्वेश्चन नंबर हम लोग डील करेंगे ईवीएस का, वो क्वेश्चन नंबर 61 से लेके 90 तक का जो क्वेश्चन है ईवीएस का, उसको हम लोग आज देखने वाले हैं। सारा एक्सप्लेन करूंगा कैसे हम क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें, कैसा होता है ईवीएस का क्वेश्चंस, इसको कैसे आसानी से हम लोग इसमें 30/30 स्कोर करें, ये सब आज आपको बताने वाला हूं। तो खैर, कहने का मतलब ये है कि अगर आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और फॉलो कीजिए हमारे वीडियोस को। इसमें आपका सीटेट का जो पूरा तैयारी है वो फ्री ऑफ कॉस्ट कराया जाएगा। फ्री ऑफ कॉस्ट आप बिना 1 रुपए खर्च किए सीटेट की तैयारी आसानी से कर सकते हैं। मैं कई बार कह चुका हूं कि सीटेट जो है आप बिना किसी 1 रुपए खर्च किए आसानी से कर सकते हैं। आप पहले ही अटेम्प्ट में सीटेट को क्लियर कर सकते हैं अगर आप सिर्फ मेरे वीडियोस को फॉलो करते हैं। तो कुछ मटेरियल्स भी मैं दूंगा आप लोग को ताकि आप सीटेट के जो एग्जाम्स है उसको आसानी से क्वालिफाई करें। तो खैर, देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ईवीएस का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, यानी कि आपका क्वेश्चन नंबर जो है वो इसका 61 है। 61 क्वेश्चन नंबर ईवीएस का है, सॉरी 61 क्वेश्चन नंबर आपका पूरा सीटेट का है और ये ईवीएस का फर्स्ट क्वेश्चन है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन को पहले पढ़ते हैं, उसके बाद जो है इसके एक्सप्लेनेशन पे आएंगे, इसके ऑप्शंस पे आएंगे। पहला क्वेश्चन है, ईवीएस एट प्राइमरी लेवल इज recommended to be transacted in an integrated approach. The most appropriate reasons are, हिंदी में पढ़ देता हूं। प्राथमिक स्तर पर ईवीएस को एक एकीकृत दृष्टिकोण में संचालित करने की सिफारिश की जाती है। सबसे उपयुक्त कारण है, क्योंकि ईवीएस का फुल फॉर्म क्या होता है, इन्वायरमेंटल स्टडीज। तो हमारे आसपास की तरफ के जितने भी इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं, चाहे वो कल्चरल इन्वायरमेंट हो, कम्युनिटी इन्वायरमेंट हो, मैन मेड इन्वायरमेंट हो, नेचुरल इन्वायरमेंट हो, ज्योग्राफिकल इन्वायरमेंट हो, इन सब का जो पूरा इंटीग्रेशन होता है ना, उसको ईवीएस कहते हैं। तो ईवीएस में साफ है कि ईवीएस को रिकमेंड किया गया कि इसको एक इंटीग्रेटेड अप्रोच से पढ़ाया जाए, हर चीज एक दूसरे से इंटीग्रेटेड हो। तो ऐसा अप्रोच फॉलो करने के लिए के पीछे क्या रीजन हो सकता है, ये सवाल पूछ रहा है। तो एक तो सबसे पहला जो ऑप्शन है वो है ये, ईवीएस ड्रॉस इश्यूज फ्रॉम सब्जेक्ट्स लाइक साइंस, सोशल साइंस एंड एनवायरमेंटल एजुकेशन। बता चुका पहले ही कि ईवीएस बहुत ज्यादा इंटीग्रेटेड है दूसरे सब्जेक्ट से भी। बहुत सारे टॉपिक्स जो होते हैं, बहुत सारे जो इश्यूज हैं जो दूसरे सब्जेक्ट से इसमें लिए गए हैं। तो पहला तो ये obvious सी बात है, सही हो जाएगा कि ईवीएस विषयों में से मुद्दों को आकर्षित करता है, जैसे विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा। तो और दूसरे विषयों में से भी जो है बहुत सारे इसमें इश्यूज और टॉपिक्स को लिए गए हैं। तो ये सही बात है, ये एक रीजन हो सकता है। और भी क्या है, इट हेल्प्स इन डेवलपिंग होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग, यह समग्र समझ विकसित करने में मदद करता है। ये भी होगा, ईवीएस जब आप पढ़ते हैं तो आप चीजों को ब्रॉडली समझ पाते हैं। बच्चों को जब आप ईवीएस पढ़ाते हैं क्लास 1 to 5 तक के, तो वहां पे आप बच्चों को समझा पाते हैं कि हाँ, इसकी समझ ऐसे बनती है, इसकी समझ ऐसे बनती है। तो ये समझ को विकसित करने में, समग्र समझ को विकसित करने में मदद करता है, ये भी सही है। तीसरा सवाल क्या है, तीसरा ऑप्शन क्या है, इट हेल्प्स टू रिड्यूस बर्डन ऑफ स्टूडेंट्स एंड टीचर्स। ये स्टूडेंट्स और टीचर के बोझ को कम करता है। ऐसा नहीं है, कोई भी विषय स्टूडेंट और टीचर के बोझ को कम नहीं करता है, वो उसको और बढ़ाता ही है।
तो ये अच्छा, और ये बहुत लॉजिकल एक रीजन नहीं निकल कर आ रहा है, तो इसलिए ये गलत ऑप्शन हो जाएगा, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। फोर्थ पे आते हैं, इट इज कन्वीनियंट टू टीच इंटीग्रेटेड ईवीएस। एकीकृत ईवीएस पढ़ाना सुविधाजनक, ऐसा कुछ नहीं है। ईवीएस पढ़ाना ही आसान है, चाहे वो इंटीग्रेटेड हो या ना हो। बट बाय द वे ईवीएस को इंटीग्रेटेड रूप में ही पढ़ाना है, बिकॉज इसके लिए गाइडलाइंस है, रेगुलेशंस है। तो आपको ध्यान ये रखना है कि ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट इतना कन्विंसिंग नहीं है, तो ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। यानी ऑप्शंस ए एंड बी आर करेक्ट, सो आपका आंसर हो जाएगा आंसर 3। आपका पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। बिना कोई बेसिक नॉलेज के, बिना कोई प्रायर नॉलेज के, बिना कोई थ्योरी और फिलॉसफीज पढ़े हुए आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई नॉलेज नहीं है, सिर्फ कॉमन सेंस है, सिर्फ आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड है, उससे भी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। बस इतना ही करना है, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ ईवीएस एंड क्वेश्चन नंबर 62 ऑफ द पेपर। क्या कहता है क्वेश्चन? क्वेश्चन ये कहता है कि एज एन ईवीएस टीचर, आप ईवीएस के टीचर हैं, मान लीजिए आप ईवीएस के टीचर हैं और आप ऐसा चाहते हैं, यू विश योर स्टूडेंट्स टू बी अवेयर ऑफ देयर ओन सेफ्टी एंड अराउंड अडल्ट्स। आप चाहते हैं कि जो आपके बच्चे हैं वो जो बड़ों के बीच में रहें, तो अपने सेफ्टी के बारे में कुछ जान जाएं, अवेयर रहे उसके बारे में। टेक केयर ऑफ देमसेल्व्स, ताकि अपना ख्याल रख सकें और सेक्सुअल हैरेसमेंट पे में वो शामिल ना हो जाए, सेक्सुअल हैरेसमेंट के वो शिकार ना हो जाए। तो सबसे अच्छा स्टेप क्या होगा, सबसे अच्छा कदम क्या होगा, इन चारों से बताना है कि इन चारों में से सबसे बेस्ट कदम क्या होगा जो आप उसको बताएंगे, जिससे वो अवेयर रहें, बड़ों के बीच में कैसे रहना है, अपने को कैसे बचाना है और सेक्सुअल हैरेसमेंट का शिकार ना हो। तो क्वेश्चन ऑप्शंस को पढ़ लेते हैं, ठीक है। ऑप्शंस क्या है? उन्हें पॉक्सो एक्ट 2012 के बारे में बताएं। बताना ठीक है, बट ये मोस्ट अप्रोप्रिएट नहीं है। पॉक्सो एक्ट में क्या सेक्शंस हैं, क्या प्रोविजंस है, ये बता के बच्चों को क्या करेंगे आप? बच्चे इतना जानने का, बच्चों को ये फायदा नहीं जानने का, बच्चे उसको रटा नहीं मारेंगे। उन्हें अजनबियों से दूर रहना सिखा, ये भी ठीक है, बट मोस्ट अप्रोप्रिएट नहीं है। अजनबी से दूर रखना है, बट आप उनको बताएंगे ना कि कैसा अजनबी से दूर रहना है, किस प्रकार के अजनबी से दूर रहना है, अजनबी क्या करेंगे तो आपको समझना है कि वो आपके साथ गलत कर रहे हैं। गुड टच और बैड टच के बारे में वर्कशॉप आयोजित करें। हाँ, होल्ड वर्कशॉप्स अबाउट गुड टच एंड बैड टच, ये छोटे बच्चों में बहुत जरूरी है करना। जब आप क्लास 1 to 5 के बच्चों को पढ़ाते हैं या 6 to 8 के बच्चों को पढ़ाते हैं, तो उन्हें आप बताएंगे कि गुड टच क्या होता है, बैड टच क्या होता है। जब आप ये बता देंगे तो वो आगे की बात खुद समझ जाएंगे, या फिर आप जब इतना बता देंगे तो इतना वो कंप्लेन कर सकते हैं अपने टीचर्स को या किसी और अथॉरिटी को कि हाँ सर ये गुड टच कर रहा है, ये बैड टच कर रहा है, ठीक है। होल्ड सेल्फ डिफेंस वर्कशॉप्स फॉर स्टूडेंट्स, ये ठीक है, ये अच्छा है, बट ये इट इज नॉट फॉर द जूनियर स्टूडेंट्स, इट इज फॉर द सीनियर स्टूडेंट्स, फॉर क्लास 9 to 12 स्टूडेंट्स। तो जूनियर बच्चों के लिए ये सही नहीं होगा। जूनियर बच्चों के लिए सबसे अच्छा क्या होगा कि आप बच्चों में वर्कशॉप्स होल्ड करें, जिसमें आप बताएं कि गुड टच क्या होता है, बैड टच क्या होता है, ठीक है। ये भी कॉमन सेंस से सॉल्व हो जाता, आसान क्वेश्चन था। बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन ऑफ ईवीएस एंड 63rd क्वेश्चन ऑफ द पेपर। क्या कहता है क्वेश्चन? क्वेश्चन कहता है रोशनी, रोशनी एक ईवीएस टीचर है, रोशनी टीचर का नाम है, वो एक ईवीएस टीचर है, इन्वायरमेंटल स्टडीज की टीचर है। वो एक डेटा डिस्प्ले करती हैं, चार्ट डिस्प्ले करती हैं कि 20 बीज में से कुछ बीज जो है सरसों के हैं, कुछ बीज जो है चने का है, कुछ बीज जो है और दूसरे टाइप के चने का है, कुछ बीज जो है मिर्च का है, वो जर्मिनेट होता है। वो पूछते हैं कि डेटा एक ग्राफ है, एक डेटा चार्ट है, उसमें कितने कितने बीज कैसे कैसे जर्मिनेट हो रहे हैं वो लिखा हुआ है, और स्टूडेंट्स को कहते हैं कि एक्सप्लेन कीजिए कि वेरिएशन क्यों आया जर्मिनेशन रेट्स में उनके। और वो इस तरीके से वो बच्चों की किस स्किल को जांच कर रही है। ऊपर हिंदी में पढ़ जाता हूँ फिर से। रोशनी एक ईवीएस शिक्षिका है, उसने सरसों, हरा चना, बंगाल चना और मिर्च के प्रत्येक बीजों में से कितने बीज अंकुरित हुए हैं, इसके लिए एक डेटा चार्ट प्रदर्शित किया, दिखाया। और उन्होंने बच्चों को ये समझाने के लिए कहा कि विभिन्न बीजों की अंकुरण दर में भिन्नता क्यों होती है। तो ये समझाना है बच्चों को, तो ये बच्चों का कौन से कौशल का आकलन करना चाहती है, बच्चों की किस स्किल को असेस करना चाहती है, यही सवाल है। तभी सी बात है, बच्चे इसमें डेटा चार्ट, बच्चे के सामने एक डेटा चार्ट है और उसमें लिखा हुआ है कि कौन सा जो है कौन सा बीज, कितना बीज, किस प्रकार का बीज कैसे अंकुरित हो रहा है, उसका दर क्या है, रेट क्या है अंकुरण का, जर्मिनेशन का रेट पूछ रहा है, मतलब दिखा रहा है।
तो बच्चे इसमें क्या करेंगे, बच्चे इसमें इन्वेस्टिगेशन करेंगे। बच्चे देखें कौन कौन सा बीज का कौन कौन सा रेट है, इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, ये एक तरह का जांच हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है वो करेक्ट हो जाएगा। एक्सपेरिमेंट नहीं होगा बिकॉज बच्चे यहाँ खुद एक्सपेरिमेंट नहीं कर रहे हैं। प्रिडिक्शन नहीं होगा बिकॉज बच्चों को गेस नहीं करना, एग्जैक्ट बताना है, जांच करके बताएंगे। ड्राइंग इन्फ्लुएंस भी नहीं होगा बिकॉज यहाँ पे कुछ कंक्लूजन नहीं निकालना बच्चों लोग को, सिर्फ बताना है या सिर्फ इन्वेस्टिगेट करना, देखना है कि कैसे बच्चे जो है वो जो जर्मिनेशन रेट है वो पहचान पाते हैं, कितने बीज है वो पहचान पाते हैं, कौन कौन से तरह के बीज है वो पहचान पाते हैं। तो इसलिए ये आएगा इन्वेस्टिगेशन वाले स्किल में, क्वेश्चन नंबर 4 जांच वाले स्किल में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 क्या कहता है, विद रिस्पेक्ट टू तेलंगाना द रिस्पेक्टिव लोकेशंस ऑफ गुजरात एंड बिहार आर। तेलंगाना के सापेक्ष गुजरात और बिहार की क्रमशः स्थितियां हैं। तो इसके लिए आपको जो इंडिया का मैप है वो थोड़ा बहुत उसका आइडिया होना चाहिए। मैं थोड़ा यहाँ पर ड्रॉ कर देता हूँ। मान लो ये इंडिया का नीचे वाला पेनिनसुलर पार्ट है, यहाँ पे तेलंगाना है, तो बिहार कहाँ पे, बिहार यहाँ पे है, और गुजरात कहाँ पे है, गुजरात आपका यहाँ पे है। तो तेलंगाना के सापेक्ष तेलंगाना यहाँ पे है, गुजरात कहाँ हुआ, गुजरात इसके नॉर्थ वेस्ट में हो गया, और बिहार कैसा हो गया, बिहार हो गया इसके नॉर्थ ईस्ट में। यानी कि हिंदी में अगर कहें तो हो जाएगा उत्तर पश्चिम में, ये उसके उत्तर पश्चिम में हुआ, और बिहार इसके उत्तर पूर्व में हुआ। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 नॉर्थ वेस्ट या नॉर्थ ईस्ट, एंड नॉर्थ ईस्ट हिंदी में उत्तर पश्चिम या उत्तर पूर्व। तो ये बताना था, बहुत इजी था ये। तेलंगाना के कॉन्टेक्स्ट में गुजरात यहाँ पे है नॉर्थ वेस्ट में, और तेलंगाना के कॉन्टेक्स्ट में बिहार कहाँ पे है, नॉर्थ ईस्ट में। बस यही बताना था आपको, इजी क्वेश्चन था। अगर आपको थोड़ा सा भी आइडिया था कि तेलंगाना कहाँ पे है और बिहार किस साइड पड़ता है तो आप आसानी से इसको सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, सिलेक्ट मैक्सिमम नंबर ऑफ सुटेबल टूल्स ऑफ असेसमेंट टू असेस प्रोग्रेसिव स्किल्स इन ईवीएस। ईवीएस में जो स्किल्स होते हैं उसमें कौन कौन से असेसमेंट जो है, कौन कौन से स्किल्स जो है वो सुटेबल टूल्स है असेसमेंट के लिए, बच्चों को असेस करने के लिए। तो हम जानते हैं कि बच्चों को असेस करने के लिए प्रोजेक्ट वर्क सुटेबल है, पिक्चर रीडिंग सुटेबल है, ड्राइंग डायग्राम सुटेबल है। टीचर्स डायरी टीचर्स के लिए होता है, बच्चों के असेसमेंट के लिए नहीं होता है। तो ये ऑब्वियस सी बात है, गलत हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा आपका बी, सी एंड डी। ऑप्शन नंबर 2 आपका वो करेक्ट हो जाएगा, बी, सी एंड डी। तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया। एक बार बता देता हूं हिंदी में, छात्रों की ईवीएस में प्रक्रिया कौशल का आकलन करने के लिए आकलन के उपयुक्त उपकरणों की अधिकतम संख्या का चयन करें। आकलन बच्चों को करना है। बच्चों का आकलन कैसे कर सकते हैं, शिक्षा डायरी से बच्चों का आकलन नहीं कर सकते हैं। बच्चों का आकलन कर सकते हैं आप परियोजना कार्य से, चित्र बनाने से, या चित्र पठन से। तो ऑप्शन हो जाएगा बी, सी एंड डी आर करेक्ट। सो ऑप्शन नंबर 2 आर करेक्ट। तो क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 ऑफ ईवीएस एंड क्वेश्चन नंबर 66 ऑफ द पेपर। कह रहा है कि ऑन अ यूनियन टेरिटरी मैप, एक मैप है, एक मैप है जो यूनियन टेरिटरी का मैप है, एक यूटी है उसका मैप है। उस मैप में बता रहा है कि इसका एक जो स्केल है वो दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 155 मीटर। देखिए हर मैप में एक स्केल होता है। स्केल मतलब क्या कि जो मैप जितना बड़ा है उसमें 1 इंच या फिर 1 सेंटीमीटर या फिर 1 मिलीमीटर का कितना वैल्यू है। तो यहाँ पे इस मैप में 1 सेंटीमीटर का वैल्यू है 155 मीटर। जब 155 मीटर इसका वैल्यू है, मीटर होगा ये, 155 मीटर इसका वैल्यू है, तो कह रहा है कि उसमें एक आदमी जो है वो 2 सिटीज के बीच का जो डिस्टेंस है उसको इतना मापता है 19.7 सेंटीमीटर। तो एक्चुअल डिस्टेंस कितना होगा, तो सिंपल सी बात है, इसको 19.7 सेंटीमीटर है और 1 सेंटीमीटर में 155 मीटर होता है। तो इसको 155 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जितना आएगा उतना मीटर आंसर हो जाएगा। ये करीब आएगा हमको लगता है मीटर के आसपास। तो जब इतना मीटर आएगा इसका उत्तर क्या हो जाएगा 3.05 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर 3 इजी क्वेश्चन है, आसानी से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो कुछ नहीं करना था, जितना डिस्टेंस है उसको मल्टीप्लाई कर देना था स्केल के वैल्यू से।
तो ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 इजी क्वेश्चन है एकदम, अगर आपने थोड़ा सा भी जीके पढ़ा है तो आसानी से सॉल्व कर सकते हैं इसको। कह रहा है कि माउंटेनियर्स, मतलब जो पर्वतारोही हैं जो पहाड़ पर चढ़ते हैं, माउंटेनियर्स सफर्स नोज ब्लीडिंग एट हायर एल्टीट्यूड्स बिकॉज, जो पर्वतारोही हैं जो पहाड़ पर चढ़ते हैं वो जब जैसे जैसे ऊपर जाते हैं उनके नाक से ब्लीडिंग होना शुरू हो जाता है। तो उनके नाक से ब्लीडिंग क्यों होता है? अब ऐसी बात है, आप जानते हैं कि ऊपर जाने पे जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, जो वायुमंडलीय दबाव है वो घटता है। वायुमंडलीय दबाव तो घटता है, लेकिन जो खून के अंदर का जो दबाव है वो तो वैसे ही रहता है। तो वो जो बाहर का दबाव है, वायुमंडल का जो दबाव है, उसके सापेक्ष में, उसके रिलेटिव में वो बढ़ जाता है, इसलिए नाक से ब्लीडिंग होना शुरू हो जाता है। तो रक्त वाहिकाओं में दबाव बाहरी दबाव से अधिक हो जाता है। ये इसका सही उत्तर है। द प्रेशर इन द ब्लड वेसल्स एक्सीड्स आउटसाइड प्रेशर। क्वेश्चन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। इजी क्वेश्चन था, ये आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट, ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? सिलेक्ट द ग्रुप ऑफ पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट फ्रॉम द फॉलोइंग। इसमें हीट का पुअर कंडक्टर कौन है? पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट, जिसमें हीट का गुण कंडक्टर होगा वो ऑप्शन तो इनकरेक्ट हो जाएगा। तो पहला तो वूल है, वुड है, आयरन है, तो इसमें आयरन जो है वो हीट का गुण कंडक्टर है, तो ये गलत हो जाएगा। एयर है, वाटर है, कॉपर है, इसमें कॉपर भी हीट का गुड कंडक्टर है, तो ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है, सब अच्छा कंडक्टर्स है। एयर है, वूल है, एल्युमिनियम है, यहाँ एल्युमिनियम भी हीट का अच्छा कंडक्टर है, तो ये भी गलत हो जाएगा। पुअर कौन है? ये है वूल, प्लास्टिक, वुड, ये तीनों पुअर कंडक्टर्स है हीट के, बहुत बहुत धीरे धीरे ऊष्मा इस पर संचालित होती है, तो दे आर द पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट, इसीलिए ये ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। ऊन, प्लास्टिक और लकड़ी जो है इसमें ऊष्मा बहुत धीरे धीरे संचालित होती है, लेकिन जो मेटल्स है जैसे आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम, इन सब में ऊष्मा यानी हीट बहुत तेजी से संचालित होती है, इसलिए ये सारे ऑप्शन गलत हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट होगा, आपका उत्तर 4 आ गया। इजी क्वेश्चन था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा कि रिकॉर्ड हाउ द सीड्स जर्मिनेट इनटू सैपलिंग फ्रॉम डे 1 टू डे 10। रीता है, टीचर का नाम रीता है। रीता ने एक होमवर्क दिया बच्चों को कि आप लेसन पढ़ाने से पहले, जर्मिनेशन का चैप्टर है उसको पढ़ाने से पहले मैं आपको एक टास्क देती हूँ। टास्क क्या है कि डे 1 से लेकर डे 10 तक आपको रिकॉर्ड करना है कि कैसे एक अंकुरन होता है, जर्मिनेशन कैसे होता है एक बीज से, तो वो रिकॉर्ड करना है। तो इसमें बच्चों के किस स्किल्स को वो टेस्ट कर रही है। तो अभी ऐसी बात है, ऑब्जर्व करना, बच्चे ऑब्जर्व करेंगे 10 दिन, फिर उसको रिकॉर्ड करेंगे, ये तो होगा ही। इन्फर फ्रॉम द गिवन एक्टिविटी, इस एक्टिविटी से वो क्या सीखते हैं, पूरा कंक्लूजन भी देना होगा कि हाँ इतने दिन में इतना बढ़ गया, इतना बढ़ गया, ये हो जाएगा। एंड प्रिडिक्ट हाउ जर्मिनेटिंग सीड्स वुड लुक लाइक, और ये भी प्रिडिक्ट करना है कि जब जो जर्मिनेशन होने के बाद जो बीज है वो कैसा दिखेगा, ये भी प्रिडिक्ट करना है। तो ऑप्शन बी, सी और डी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, ये इसका उत्तर हो गया। 3 स्किल्स उसका जो है वो जांचना है। एक है अनुमान लगाना, अनुमान करना कि जर्मिनेशन के बाद बीज कैसा दिखेगा, निरीक्षण करना और रिकॉर्ड करना, और साथ ही साथ इस क्रियाकलाप से क्या निष्कर्ष निकलता है ये मालूम करना। 3 एक्टिविटी इसका, 3 स्किल्स जो है बच्चों का जांच होगा। तो बी सी डी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 10वां क्वेश्चन है और क्वेश्चन नंबर 17 है पेपर का। कह रहा है कि एक प्लांट है, प्लांट का एक स्पीशीज है, एक स्पीशीज है प्लांट का जिसका नाम है एक्स, वो स्पीशीज का नाम है एक्स, प्लांट्स का स्पीशीज है, और ये बहुत बहुत सारी संख्या में उगता है, लेकिन सिर्फ उगता कहाँ है? इंडिया के वाई पार्ट में ही। तो वाई नाम का एक जगह है, मान लो वाई नाम का एक जगह है इंडिया में, और यहाँ एक प्लांट उगता है जिसका नाम एक्स है। सिर्फ यही उगता और कहीं नहीं उगता, और कहीं नहीं उगता है। तो ये किस तरह का स्पीशीज है? ये स्पीशीज कहते हैं हम लोग उसको इंडेमिक, स्थानिक, सिर्फ वहां पे उगता है और कहीं नहीं उगता, और वहां पे जहां पे उगता है वहां पे बहुत मात्रा में उगता है, तो ये हो गया इंडेमिक आपका। क्वेश्चन नंबर 70 का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 3 इंडेमिक। इजी क्वेश्चन है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
कह रहा है कि इन्वायरमेंट इन ईवीएस मीन्स, ईवीएस में इन्वायरमेंट का क्या मतलब होता है? ईवीएस को क्या कहते हैं? ईवीएस को हम लोग पढ़ते हैं इन्वायरमेंटल स्टडीज। ईवीएस का फुल फॉर्म क्या होता है? इन्वायरमेंटल स्टडीज। इन्वायरमेंटल स्टडीज, हिंदी में कहते हैं इसको पर्यावरण अध्ययन। तो इसको हम लोग ईवीएस का ये फुल फॉर्म हो गया। इस ईवीएस में इन्वायरमेंट का मतलब, पर्यावरण का मतलब क्या होता है, यही सवाल पूछ रहा है। तो ईवीएस में इन्वायरमेंट का मतलब होता है हर तरह का इन्वायरमेंट। अभी मैंने बताया था वीडियो की शुरुआत में ही, मैन मेड इन्वायरमेंट भी, नेचुरल इन्वायरमेंट भी, सोशल इन्वायरमेंट भी और कल्चरल इन्वायरमेंट भी। हर तरह के इन्वायरमेंट को हम लोग ईवीएस में शामिल करते हैं, इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ए बी सी एंड डी। इजी था। ईवीएस में जो इन्वायरमेंट है उसका मतलब हर तरह का इन्वायरमेंट होगा। क्लियर हो गया? ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 72। 12वां क्वेश्चन है ईवीएस का और 72 नंबर का क्वेश्चन है आपका ये पेपर का। कह रहा है कि इसमें से इनकरेक्ट कौन है, बताइए कौन गलत है। तो 3 सही होंगे, पहले सही छाट लेते हैं, गलत अपना आप छट जाएगा। फीमेल एलिफेंट्स लिव इन हर्ड्स, जो हथनियां होती हैं झुंड में रहती है, सही बात है। हाथी लोग झुंड में रहते हैं, हाथी लोग झुंड में कम रहते हैं, हाथी लोग झुंड में ज्यादा रहते हैं, फैक्ट है, सही हो जाएगा। मेल एलिफेंट्स लिव इन द हर्ड टिल दे आर 40 to 15 ईयर्स ओल्ड। हाथी जो होता है, मेल हाथी यानी कि नर हाथी, वो 14 से 15 वर्ष की आयु तक ही झुंड में रहता है, सही बात है। नर हाथी 14 से 15 वर्ष की आयु तक में ही रहता है झुंड में, उसके बाद वो झुंड में नहीं रहता, उसके बाद वो अलग हो जाता है। 15 वर्ष से अधिक के हाथी जो है वो झुंड छोड़कर चले जाते हैं और अकेले ही रहते हैं। यस, मेल एलिफेंट्स ऑफ मोर देन 15 ईयर्स ऑफ एज लीव द हर्ड एंड मूव अराउंड अलोन, अकेले चले जाते हैं। तो ये सही है, ये सही है, ये सही है, तो गलत ये हो जाएगा। ये गलत इसलिए बिकॉज एक झुंड में 20 से 25 हाथी नहीं होते हैं और सिर्फ यंग वंस नहीं होते हैं, इसमें कुछ मेल हाथी भी होते हैं, मेल एलिफेंट्स भी होते हैं, यानी नर हाथी भी होते हैं जिनकी उम्र 14 से 15 साल से कम है, वो भी इसमें होते हैं। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं। इजी क्वेश्चन था आपका ये क्वेश्चन का, ये फर्स्ट ऑप्शन सही है। एक मिनट, जस्ट अ मिनट। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 1 सही है, ऑप्शन नंबर 3 सही, ऑप्शन नंबर 4 सही है, ऑप्शन नंबर 2 गलत है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, जिसमें कि लिखा है कि हथनी के झुंड जो है वो 20 से 25 होते हैं और इसमें सिर्फ हथनियां होती हैं और यंगमस होते हैं उसके। ऐसा नहीं है, इसमें जो है हाथी भी होते हैं, जो 14 से 15 साल के कम के हाथी होते हैं वो भी इसमें होते हैं। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है? मैप रीडिंग एक्टिविटी इन ईवीएस। ईवीएस में आप बच्चों को मैप रीडिंग करने के लिए सिखाते हैं या पढ़ा रहे हैं, तो इससे क्या डेवलप होता है प्राइमरी बच्चों में, क्या समझ में आएगा? इससे क्या समझ में आता है बताता हूँ आपको। इससे समझ में आएगा कि आप बच्चों को सिखा रहे हैं जगहों की, स्थानों की सापेक्ष स्थिति के बारे में। कौन सा जगह कहाँ पे, पटना कहाँ पे है, बिहार में भागलपुर कहाँ पे है, मुंगेर कहाँ पे, उनकी आपस में रिलेशनशिप बता रहे हैं कि ये इसको उत्तर में है, ये इसको दक्षिण में है, प्लस जो है वो जगह है कहाँ पे बता रहे हैं आप, तो ये आप उसको बता रहे हैं। आप बच्चों की दिशा बता रहे हैं, बताया मैंने अभी, कौन सा उत्तर में है, कौन सा पश्चिम में है, ये भी बता रहे हैं, कौन सा पूर्व में है, ये भी बता रहे हैं आप। जो सिंबल्स होते हैं मैप में, इस तरह का सिंबल होगा, इस तरह का सिंबल, कैपिटल का सिंबल हो गया, कुछ और सिंबल होता है, स्टार्स होता है, तो उन सब सिंबल्स का जो मतलब है वो भी बता रहे हैं आप बच्चों को सिखा रहे हैं ड्राइंग प्रिसाइसली अकॉर्डिंग टू द स्केल मैप्स। नहीं, आप प्राइमरी के बच्चों को मैप बनाने के लिए, भी प्रिसाइसली बनाने के लिए नहीं सिखाते हैं। एग्जैक्टली दम, प्रिसाइसली का मतलब होता है एकदम सटीक, तो सटीक मैप बनाने के लिए आप बच्चों को नहीं सिखाते हैं प्राइमरी में, तो ये गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन आपका 1, 2, 3 आर करेक्ट, यानी ऑप्शन ए, बी, सी एंड आर करेक्ट। ऑप्शन 1 आपका सही उत्तर हो जाएगा। इजी क्वेश्चन था, आसानी से सॉल्व कर सकते थे आप इसको। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि यू आर लोकेटेड एट एक्स एट योर स्कूल एंड योर स्कूल इज लोकेटेड एट वाई। कह रहा है कि आप एक्स पे हैं लोकेशन पे, आपका स्कूल वाई लोकेशन पे है, और ये कह रहा है कि उसमें कोई सीधा रास्ता नहीं है। तो इसको थोड़ा आपको बताना पड़ेगा मुझे, ठीक है। उसमें कोई सीधा रास्ता नहीं है, तो आप सबसे पहले ए पे जाते हैं। पहले दो लोकेशन लिख लेते हैं। आप एक्स पे हैं और आपका स्कूल वाई पे है, तो आप एक्स से वाई जाना है, तो पहले एक्स लिखा देते हैं। आप जाते हैं ए को, ए जो है वो एक्स से ए यहां पे है, ये आपका एक्स से, देखिए एक्स जो है, एक्स से ए जो है वो नॉर्थ है, नॉर्थ है कितना 125 मीटर। ए जो है एक्स से नॉर्थ है 125 मीटर। उसके बाद आप जाते हैं कहा, एक्स ए को गए, फिर गए बी को, बी जो है, बी को गए जो कि वेस्ट है, वेस्ट है कितना 75 मीटर किसके ए के। उसका कह रहा क्या कि आप जाते हैं, फिर आप सी को जाते हैं जो कि 150 मीटर नॉर्थ है बी के। आप सी को जाते हैं ऊपर, सी को जो कि 150 मीटर नॉर्थ है किसके बी के। और अब फाइनली जो है आप स्कूल पहुंचते हैं वाई को जो कि 75 मीटर ईस्ट है, वाई यहां है 75 मीटर ईस्ट है किसके सी के। तो अब सवाल यह है कि करेक्ट डायरेक्शन क्या है हाउस एक्स का वाई से या स्कूल से। तो स्कूल वाई से एक्स किधर है, इधर है साउथ की तरफ। उसका सुनो, इसका उत्तर हो जाएगा ड्यू साउथ, यानी ठीक दक्षिण। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। इजी क्वेश्चन था, क्वेश्चन बहुत इजी था। आगे बढ़ते हैं। अगर आपको समझ में ना आया हो तो आप वीडियो को फिर से रिवाइंड करके देख सकते हैं। एक ही क्वेश्चन को बार बार बताने से वीडियो बहुत लंबा होता जाएगा और आपको फायदा भी नहीं होगा। तो समझ में नहीं आया हो तो एक बार और आप वीडियो को देख लेंगे, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 15वां क्वेश्चन और 75 नंबर क्वेश्चन पेपर का, ठीक है। कह रहा है कि दो बच्चे हैं सलीम एंड राजू। सलीम है और राजू दो बच्चे हैं, दोनों स्कूल जाते हैं। सलीम जो है वो खूब सारा फ्राइड फूड खाता है, तला हुआ भोजन खाता है और मैदा का प्रोडक्ट्स खाता है। खूब सारा मैदा का भोजन और तला हुआ प्रोडक्ट खाता है। वहीं राजू दूसरी तरफ, राजू जो है वो घर को बना हुआ हेल्दी फूड खाता है, लेकिन कभी भी साग नहीं खाता है और जो दूसरे हरी सब्जियां वो नहीं खाता है। तो दोनों कौन सी बीमारी से ग्रसित हो सकते हैं? तो जो खाएगा सिर्फ फ्राइड फूड और सिर्फ मैदा का चीज वो ग्रसित होगा किस चीज से? ओबेसिटी से, यानी कि मोटापा से। और जो खाएगा हेल्दी फूड बट साग नहीं खाएगा, हरी पत्तेदार सब्जियां नहीं खाएगा, वो जो है ग्रसित होगा किससे? वो ग्रसित होगा कमी से। किसकी कमी से? आयरन की कमी से। आयरन की कमी से ग्रसित होगा तो उसको क्या कहते हैं? जो कहते हैं एनीमिया। एनीमिया से ग्रसित होगा। तो ऑप्शन नंबर आपका 3rd इज करेक्ट। मैं भी पहले बहुत मोटा था। मैं जो है पहले फ्राइड फूड और मैदा प्रोडक्ट्स बहुत खाता था। तो मैं करीब 1 साल पहले 90 किलो का था, 90-95 किलो का था। फिर मैंने वजन बहुत घटाया, बहुत मेहनत की, डाइट किया, एक्सरसाइज किया। मुझे फैटी लिवर ग्रेड 3 भी हो गया था इसी वजह से, जस्ट बिकॉज आई एट फ्राइड फूड एंड मैदा प्रोडक्ट्स टू मच। तो मैंने वजन को कम किया। आज मैं ऑलमोस्ट 70 kg का हूँ। तो नाउ आई एम वेरी गुड विद माई वेट। और मेरा BMI किसी दिन पढ़ाऊंगा मैं, बॉडी मास इंडेक्स कहते हैं इसको, कि वजन के अनुसार, आपका हाइट के अनुसार वजन कितना है। तो मेरा अंडर 25 है, दैट इज विच इज कंसीडर्ड टू बी गुड। तो बताऊंगा कैसे BMI निकालते हैं, बट हाँ अभी के लिए समझ लीजिए कि BMI 25 के अंदर होना चाहिए। खैर, तो इसका उत्तर था ओबेसिटी एंड एनीमिया, मोटापा और अनीमिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है? सिलेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग अ ग्रुप कंसिस्टिंग ऑफ एलॉयज ओनली। इसमें से ग्रुप चुनना है आपको जिसमें सिर्फ और सिर्फ मिश्र धातु हैं, तो सिर्फ मिश्र धातु से बना है। तो जिसमें एक आध मेटल भी होगा उस ग्रुप को हम छाट देंगे। देखते हैं, ब्रास तो मिश्र धातु है, एलॉय है, ब्रॉन्ज एलॉय है, लेकिन लिथियम एक मेटल है, एक एलिमेंट है। तो ये गलत हो जाएगा, ये ग्रुप गलत हो जाएगा। यहाँ पे है मैग्नीशियम, एल्युमिनियम और स्टील। स्टील तो एलॉय है बट एल्युमिनियम और मैग्नीशियम मेटल है, एलिमेंट है, तो ये नहीं होगा ग्रुप, ये भी नहीं होगा। स्टील, ब्रास एंड टिन। यहाँ स्टील ब्रास तो है
मिश्र धातु, बट टीन जो है एक एलिमेंट है, ये भी नहीं होगा। यहाँ आते हैं स्टील, ब्रास एंड ब्रोंज, ये तीनों एक तरह का एलॉयज है, मिश्र धातु है, तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, स्टील, ब्रास और ब्रॉन्ज। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है कि स्टोरीज एंड नैरेटिव्स हैव बीन यूज्ड थ्रू आउट द ईवीएस टेक्स्ट बुक्स। ईवीएस की पाठ्य पुस्तकों में कहानियों और आख्यानों का उपयोग किया जाता है। हाँ, हर ईवीएस की पुस्तक में बहुत सारे स्टोरी, बहुत सारे जो है नैरेटिव्स दिए रहते हैं। क्यों दिया रहता है? ऑब्जेक्टिव है कि बच्चों को सेंसिटाइज किया जाए बचपन से ही, ताकि वो इंपैथाइज करें जो कैरेक्टर्स होते हैं स्टोरी में उसके प्रति। उद्देश्य है कि बच्चों को संवेदनशील बनाया जाए, बच्चे समझदार बने। बच्चे संवेदनशील बोले मतलब बच्चों को सहानुभूति हो वैसे कैरेक्टर्स है जो कि उन कहानियों में होती है। अगर कहानी में गरीब लोग होते हैं तो बच्चों को गरीबों से सहानुभूति हो। बच्चों में अगर कोई निस्सहाय लाचार लोग होते हैं तो उससे वो सहानुभूति रखें जो कहानी में बताया जाता है उस हिसाब से। तो क्या ये उद्देश्य है? हाँ, यही उद्देश्य है। तो दोनों सही हो जाएगा। बौद्धि अभिकथन और कारण दोनों सही है, और कारण अभिकथन की सही व्याख्या भी करता है जी। बौद्ध असर्शन एंड रीजन आर, असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, और जो रीजन है वो सही एक्सप्लेनेशन है असर्शन का। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा इस सवाल का। इजी क्वेश्चन था, आप कॉमन सेंस से इस सवाल का जवाब दे सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि अर्थ में कौन कौन सा कितना परसेंट है, उसमें क्या सही है? क्रस्ट 1% है, क्रस्ट को हम लोग परपटी कहते हैं हिंदी में, बट क्रस्ट भी आप जानते ही होंगे। 1% क्रस्ट है, मेंटल 84% है, और कोर जो है वो 15% है। सही है, दम सही है, तीनों सही हो जाएगा। क्रस्ट, अर्थ के क्रस्ट में वॉल्यूम के हिसाब से 1%, अर्थ में वॉल्यूम के हिसाब से क्रस्ट 1% है। मेंटल जो है वो आपका 84% है, और कोर जो है वो आपका 15% है। कोर फिर कोर के दो ये अब अगर जब अर्थ का इंटीरियर आप पढ़ेंगे तो उसमें मालूम चलेगा कि क्रस्ट है, मेंटल को दो भागों में बांटा गया, अपर मेंटल, लोअर मेंटल। कोर को दो भागों में बांटा गया, आउटर कोर और इनर कोर। आउटर कोर जो है वो आपका लिक्विड है, जो इनर कोर है वो सॉलिड है। मेंटल में जो अपर मेंटल है वो थोड़ा सा मोल्टिन है, लेकिन जो इनर मेंटल है वो थोड़ा सा सॉलिड, थोड़ा सा थिक है। जो क्रस्ट है, क्रस्ट में क्या क्या होता है, क्रस्ट में फिर एस्थेनोस्फीयर, लिथोस्फीयर, ये सारे कॉन्सेप्ट भी आप पढ़ेंगे जब आपको मैं पढ़ाऊंगा जीएस में इंटीरियर ऑफ द अर्थ। खैर फिलहाल उतना नहीं जानना, फिलहाल ये जानना है कि क्रस्ट 1% है, मेंटल 84% है, और कोर 15% है। चारों सही है, तीनों सही है, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट हो जाएगा। ये इसका सही उत्तर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 79, 19वां क्वेश्चन। सवाल क्या कह रहा है? सवाल कह रहा है कि ट्रैवलर्स लाइक अल बिरूनी एंड इब्न बतूता ट्रैवल्ड फ्रॉम इंडिया टू डिफरेंट कंट्रीज। ये गलत हो जाता है। ट्रैवलर्स लाइक अल बिरूनी एंड इब्न बतूता ट्रैवल्ड नॉट फ्रॉम इंडिया, ट्रैवल्ड टू इंडिया। ये लोग इंडिया आए थे, ना कि इंडिया से कहीं बाहर गए थे। तो इब्न बतूता है, अल बिरूनी है, ये लोग बाहर से आए थे, मेनली मिडिल ईस्ट से आए थे, सऊदी अरब और जो मिडिल ईस्ट के कंट्रीज, गल्फ कंट्रीज है, वहां से आए थे। और वहां से आकर ये इंडिया में रहे थे कुछ दिन, और यहाँ का जो भी देश है वो पूरा विजिट करके यहाँ का जो कंडीशंस है, यहाँ का जो सोशो इकोनॉमिक कंडीशंस है, सामाजिक आर्थिक परिदृश्य है, उसको वो पूरा समझा, और उसको अपने बुक में भी लिखा। रिहला नाम का बुक है, किताबुल हिंद नाम का बुक है, वो सब पे लिखा। ठीक है। दूसरा सवाल है, दूसरा रीजन क्या है? ट्रैवलिंग लेड टू द शेयरिंग ऑफ आइडियाज बिटवीन पीपल। यस, ट्रैवलिंग जब आप करते हैं तो इससे क्या होता है, जो लोगों के बीच में जो आइडियाज हैं, जो विचार हैं, उनका आदान प्रदान होता है। ये सही है। तो दूसरा सही है और पहला गलत है। ए इज फॉल्स एंड आर इज ट्रू, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 79 का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4। ये आपका कॉमन सेंस से भी इसको आप यूज कर सकते हैं। अगर थोड़ा सा भी नॉलेज होता कि अल-बिरूनी और जो ये है इब्न बतूता है वो बाहर से यहाँ आए हैं, तो आपका ये गलत, ये सही ऑप्शन अपने आप निकल कर आ जाते। क्वेश्चन नंबर 80 क्वेश्चन, 20वां क्वेश्चन होता है ईवीएस का। एक टीचर जो है वो अपने बच्चों को कहते कि इमेजिन कीजिए कि अगर जो है व्हाट वुड हैव हैपेंड इफ ऑल बर्ड्स वर किल्ड एट वंस फ्रॉम द अर्थ, सच ए क्वेश्चन है। कहते कि इमेजिन कीजिए कि अगर दुनिया से सारे जो पक्षी हैं एक बार में खत्म हो जाए, एक साथ मार दिया जाए, तो क्या होगा? तो किस तरह क्वेश्चन है ये क्वेश्चन है डाइवर्जेंट क्वेश्चन।
जिससे आप डाइवर्ज कर रहे हैं बच्चों को डाइवर्ज दूसरे दूसरे दिशाओं में डाइवर्ज कर रहे हैं, सो सिखा रहे हैं दूसरे दूसरे दिशाओं में सोचने के लिए। ये टॉपिक पर आप आ नहीं रहे हैं इससे, वो उसे कहते हैं कन्वर्जेंट। आप एक हाइपोथेसिस नहीं दे रहे हैं उसको, इसे कहते हैं हाइपोथेटिकल सिचुएशन, ना ही कोई फिलॉसफी पूछ रहे हैं आप इससे। तो ये सब ऑप्शन नहीं होगा, ये होगा डाइवर्जेंट क्वेश्चन, बिकॉज आप इससे बच्चों को टॉपिक से डाइवर्ज कर रहे हैं, उससे आप दूसरे डोमेन में दूसरे दिशाओं में कुछ भी पूछ रहे हैं जिसका कि वो उत्तर कुछ भी दे सकते हैं। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 डाइवर्जेंट क्वेश्चन, अपसारी प्रश्न। ठीक है, इसका उत्तर हो जाएगा अपसारी प्रश्न। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 81। क्वेश्चन नंबर 81 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 81 कहता है कि एनसीईआरटी का बुक है क्लास 5 का, उसमें एक स्टोरी है सूर्यमणि के बारे में, जो कि झारखंड में रहती है लड़की एक। और वो जो चैप्टर है वो बताता है कि जो आदिवासियों का लाइफ है वो कैसा है, और उसमें सूर्यमणि का रोल कैसा है। तो इसमें इस स्टोरी के में क्या क्या जो इश्यू है, क्या क्या जो मुद्दा है उसके बारे में डिस्कस किया गया, ये बताना है आपको। पहला ऑप्शन है पॉपुलर परसेप्शंस एंड बायसेस अबाउट द ट्राइबल कम्युनिटीज। जो जनजातियों के, जो आदिवासियों के बारे में जो एक भ्रम फैला हुआ, क्या उसके बारे में है? नहीं, ये एक्चुअली में नहीं है। जब आप कहानी पढ़ेंगे क्लास 5 का चैप्टर का सूर्यमणि के बारे में, तो ये चीज नहीं मालूम चलेगा आपको। दूसरा है क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन फॉरेस्ट ड्वेलर्स एंड फॉरेस्ट। हाँ, जो आदिवासी होते हैं और जो जंगल होता है उनके बीच में जो एक घनिष्ठ रिश्ता है, उसके बारे में बताया गया इस कहानी में। हाँ, ये बताया गया है। और कैसे सूर्यमणि एक लड़की होती है, कैसे गर्ल्स का जो एजुकेशन है वो कैसे लाइफ को चेंज कर जाता है, ये भी बताया गया है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी एंड सी आर करेक्ट, ये दोनों गलत हो जाएगा। ठीक है, जब कहानी पढ़ेंगे तो उसमें बेसिकली कहानी ये, सूर्यमणि नाम की एक लड़की थी, वो झारखंड के जंगलों में रहती थी। तो वो अपनी पढ़ाई के लिए कितना स्ट्रगल करती है, और उनके जो कम्युनिटी के लोग होते हैं वो कैसे जो फॉरेस्ट होता है उनसे वो रिश्ता रखते हैं, इन सब के बारे में एक कहानी है। आप पढ़ लेंगे पूरा तो पूरा नॉलेज आपको हो जाएगा। बेसिकली इसमें इन 2 टॉपिक्स के बारे में डिस्कस किया गया है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, 2 माउंटेन्स का नाम दिया हुआ है। ठीक है, कह रहा है कि इनमें से कौन कौन सा जो माउंटेन है वो वोल्केनिक इन ओरिजिन है। कौन इसमें से वोल्केनिक माउंटेन्स है? तो माउंट किलिमंजारो और फुजियामा, ये जापान में है, और माउंट किलिमंजारो आई थिंक साउथ अमेरिका में है। तो ये दोनों जो है आपका वोल्केनिक है। बाकी जो एल्प्स है, एल्प्स जो है वो एक फोल्ड माउंटेन है। फोल्ड माउंटेन जैसे हिमालय है, हिमालय में एक फोल्ड माउंटेन है। फोल्ड माउंटेन का मतलब ये होता है कि जो जब 2 कॉन्टिनेंट आपस में टकराते हैं, 2 कॉन्टिनेंटल क्रस्ट आपस में टकराते हैं, तो वो दोनों फोल्ड होकर ऊपर उड़ जाते हैं, उसको कहते हैं फोल्ड माउंटेन। अगर जब मैं ज्योग्राफी पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा कि माउंटेन्स के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, फोल्ड माउंटेन्स, आपका वोल्केनिक माउंटेन्स, इंटर माउंटेन, या फिर और भी जो टाइप्स होते हैं, हॉर्स, ग्रेवन, ये सब बताऊंगा आपको। फिलहाल के लिए इतना समझिए कि माउंट किलिमंजारो और फुजियामा आपका वोल्केनिक माउंटेन है, वोल्केनो से बने हैं, ज्वालामुखी से बने हैं। और एल्प्स जो है वो फोल्डेड माउंटेन्स है, वो ऐसे मुड़ के बना है। ठीक है, तो ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, ए एंड बी। ए एंड बी, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा, ए एंड बी। ए एंड बी आर द वोल्केनिक माउंटेन्स। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, ईबीएस में क्वेश्चन ये है कि कौवा जो है अपना जो घोंसला है वो पेड़ों के निचली शाखाओं बनाता है। नहीं, ये गलत है, वो ऊंची शाखाओं बनाता है घोंसला अपना। शायद तो घोंसला बनाता ही नहीं है। हाँ, वीवर बर्ड स्टिचेस 2 लीव्स टू मेक इट्स नेस्ट। वीवर जो चिड़िया है वो पत्तों को सीती है अपने घोंसला बनाने के लिए। नहीं, ये भी गलत है, दोनों गलत है। कौवा घोंसला नहीं बनाता है अपना, और जो वीवर्स है वो पत्तों को सीती नहीं है। ए एंड बी बोथ आर रॉन्ग, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। इजी क्वेश्चन था। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, हाँ ये भी अच्छा क्वेश्चन है। पीपल कैन इजिली फ्लोट, लोग जो है आसानी से फ्लोट कर सकते हैं ऑन द सरफेस वाटर ऑफ डेड सी। डेड सी में आसानी से तैर सकते हैं। तैरने के लिए वहां पे, अगर वहां पे आप स्विमिंग नहीं भी जानते हैं, डेड सी क्या है? डेड सी इज अ काइंड ऑफ इनक्लोज्ड सी। इनक्लोज्ड सी है, इनक्लोज्ड एक तरह का वाटर बॉडी है
जहाँ की सैलिनिटी इतनी हाई है, मतलब वहां पे जो नमक है इतना ज्यादा है कि वो वहां पे आप अगर तैरना नहीं भी जानते हैं तो वहां पे आसानी से आप तैर, मतलब आप फ्लोट करते रहेंगे, आप जो है पानी की सतह के ऊपर ऐसे तैरते रहेंगे। ठीक है, क्यों? बिकॉज रेड सी में जो साल्ट है वो 300 ग्राम पीपीटी पर 1000 पार्ट्स, पीपीटी होते हैं पार्ट्स पर 1000 या पार्ट्स पर ट्रिलियन, बढ़िया है, पार्ट्स पर 1000 का मतलब यानी 1000 ग्राम में 300 ग्राम नमक होता है। इसके वजह से जो सी है उसमें साल्ट कॉन्सेंट्रेशन बहुत हाई हो जाता है, जिसके वजह से जो वहां पे कोई भी चीज है वो हमेशा तैरता रहता है। तो ये दोनों सही है, इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर एक्सप्लेन्स ए, आर इसको जो है ए को एक्सप्लेन भी कर रहा है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 85 यानी कि ईवीएस का 25वां नंबर क्वेश्चन। इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कहता है? Summer asks his students to consult their family members to find out the names of different food items cooked by different methods like steaming, roasting, boiling and frying etc. The most appropriate reason for this activity is to। हिंदी पढ़ता हूँ। समर अपने छात्रों से अपने परिवार के सदस्यों से सलाह लेने के लिए कहता है और कहता है कि वे अलग अलग तरीकों से पकाए गए अलग अलग खाद्य पदार्थों के नामों का पता लगाएं, जैसे कि भाप देना, भूनना, उबालना, तलना आदि। सबसे उपयुक्त कारण क्या है? तो जब आप बच्चों को कहते हैं कि जाओ घर पे अपने परिवार के सदस्यों से पूछना कि वो अलग अलग तरीकों से कैसे खाना को पकाते हैं और क्या क्या पकाते हैं, तो इससे आप क्या बच्चों को सिखाना चाह रहे हैं? इससे आप बच्चों को सिखाना चाह रहे हैं सामाजिक अंतःक्रिया में सुधार करना, इम्प्रूव सोशल इंटरेक्शन। बच्चे आपस में बात करते हैं अपने घर के लोगों से। अगर वो मोबाइल देख रहे हैं तो मोबाइल छोड़ के जाएंगे, बच्चों से अपने घर के सदस्यों से बात करेंगे, पूछेंगे इस होमवर्क के बारे में। तो इससे बच्चों और उनके गार्जियन या फिर उनके और घर के सदस्यों के बीच में जो सोशल इंटरेक्शन है वो बढ़ेगा। तो आपका ऑप्शन नंबर 2 विल बी द करेक्ट आंसर। ये भी आप आसानी से कॉमन सेंस से सॉल्व कर सकते थे, इसके लिए बहुत ज्यादा बुक्स पढ़ने की जरूरत नहीं थी। क्वेश्चन नंबर 86 यानी 26वां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? Which of the following best reflect experiential strategies in teaching EVS at primary level? यानी आप जब बच्चों को पढ़ाते हैं EVS तो जो एक्सपीरियंस करके जो बच्चे सीखते हैं उसको हम लोग कहते हैं अनुभवात्मक रणनीति। उसमें से कौन कौन सा इसमें जो है वो अनुभवात्मक रणनीति तैयार करता है, यानी कि एक्सपीरियंशियल टीचिंग में आता है। डिस्कशन, हाँ डिस्कशन, जब आप चर्चा करेंगे तो उससे बच्चे एक्सपीरियंस करते हैं तो सीखते हैं। फील्ड ट्रिप्स, हाँ बच्चों कहीं ले जाएंगे आप, वहाँ फील्ड में जो वो देखेंगे वो सीखेंगे, एक्सपीरियंस लर्निंग है वो। आर्ट इंटीग्रेटेड लर्निंग, जी हाँ कोई कला है, कला से बच्चों को कुछ आप सिखाना चाह रहे हैं तो वो भी एक तरह का एक्सपीरियंशियल स्ट्रेटजी है। डेमोन्स्ट्रेशन नहीं, ये नहीं है, बिकॉज जब आप बच्चों को कुछ दिखाते सिर्फ हैं, आपने बोर्ड पर सिर्फ दिखा दिया या सिर्फ चार्ट दिखा दिया तो बच्चे उसको एक्सपीरियंस नहीं कर पाते हैं। बच्चे एक्सपीरियंस का मतलब ये होता है कि कोई चीज जो है आप करके सीख रहे हैं। एक्सपीरियंशियल लर्निंग का मतलब वो हुआ आप कहीं फील्ड ट्रिप में गए, मान लिया आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं कि राजगीर में विश्व शांति स्तूप है, आपने फोटो दिखा दिया बट वो एक्सपीरियंस नहीं किए। आप बच्चों को ले गए वहां राजगीर में और वहां पे विश्व शांति स्तूप दिखाया पहाड़ पर उनको, तो बच्चों ने उसको एक्सपीरियंस किया, तो वो आता है आपका एक्सपीरियंशियल स्ट्रेटजीज में। तो अभी सी बात है, ए होगा, सी होगा, डी होगा, कौन नहीं पूछ रहा है? नहीं, कौन पूछ रहा है? तो ए, सी एंड डी। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ए, सी एंड डी, ऑप्शन नंबर 3। इजी क्वेश्चन था, कॉमन सेंस से इसको भी आप सॉल्व कर सकते थे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 87 क्या कह रहा है? द EVS curriculum is framed within social constructivist perspective of learning। जो EVS का करिकुलम है वो सामाजिक रचनावादी परिप्रेक्ष्य में तैयार किया गया। हाँ, EVS को ऐसा तैयार किया गया जिससे आप बच्चों में कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच लाएं, और वो भी सामाजिक तौर पे। समाज में कैसे रहना है, समाज में कौन कौन से चीज होते हैं, समाज में जो पॉजिटिव सुधार है वो कैसे लाया जाए, इन सब के बारे में, मतलब पॉजिटिव कंस्ट्रक्टिविज्म है EVS में। ऐसा करिकुलम तैयार किया गया, ये फैक्ट है, पहला सही हो जाएगा। पियाजे का जो आइडिया है अबाउट चिल्ड्रंस लर्निंग विद हिज इन डेप्थ स्टडी ऑफ चिल्ड्रन रिप्रेजेंट द सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट पर्सपेक्टिव। नहीं, पियाजे का जो आइडिया है वो कॉग्निटिव थ्योरी पे आता है, सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी पे नहीं आता है। सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी जो है वो पियाजे का नहीं है, इसलिए जो है आपका सेकंड इनकरेक्ट हो जाएगा। तो
तो उत्तर क्या हो जाएगा, स्टेटमेंट 1 इज ट्रू एंड स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स, ऑप्शन नंबर 3। इसमें थोड़ा नॉलेज की जरूरत थी, अगर आपने पियाजे के बारे में पढ़ा होता तो आप इसको बना पाते, नहीं तो आपने इसको नहीं बना पाते। तो थोड़ा सा पियाजे के बारे में पढ़ना होगा, गोल्डबर्ग के बारे में पढ़ना होगा, और जो चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट हैं, चाइल्ड साइंटिस्ट हैं, उनके बारे में पढ़ना होगा। मैं एक मैराथन लेकर आऊंगा CDP का, उसमें ये सब बता दूंगा। नाउ इट इज अ वेरी इजी क्वेश्चन। कह रहा है कि अभी जो है इंडिया में 7:30 बजे हैं, तो 2 कहां बजा होगा? तो पहले 7:30 माइनस 2 o'clock कीजिए, कितना डिफरेंस आ रहा है? 5 घंटे 30 मिनट का। इंडिया कहां से 5 घंटे 30 मिनट आगे है? लंदन, यहीं पे ना है GMT, ग्रीनविच मीन टाइम, जहां से इंडिया 5 घंटे 30 मिनट आगे है, तो इसका उत्तर हो जाएगा लंदन में। लंदन ग्रीनविच में अगर 2 बज रहा होगा तो इंडिया में शाम के 7:30 बज रहे होंगे। ये हम लोग जानते हैं, इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, सेकंड लास्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेटजी प्रमोट्स इंक्वायरी व्हाइल टीचिंग द थीम ट्रैवल? जब आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं यात्रा के बारे में, तो उसमें बच्चों में जांच करना, इंक्वायरी करना, पूछना, जिज्ञासा वाला जो स्ट्रेटजी है वो प्रमोट करता है। तो वो कैसे होता है? जब आप बच्चों से पूछते हैं कि जाओ अपने पड़ोसियों से पूछो कि उनका ट्रैवलिंग का क्या एक्सपीरियंस रहा है, उनका जो यात्रा का क्या अनुभव रहा है, ये जब पूछ के आओगे तुम उनसे, तो इससे बच्चों में आप इंक्वायरी वाला जो कॉन्टेक्स्ट है वो भर रहे हैं उनमें। वो इंक्वायरी करेंगे, बच्चे जाके पूछेंगे अपने पड़ोसियों से कि उन्होंने कैसे कैसे ट्रैवल किया है, तो आप इससे बच्चों में जिज्ञासा भर रहे हैं। तो ये जो इंक्वायरी वाला जो थीम, इंक्वायरी वाला जो स्ट्रेटजी है, वो आप इस एक्टिविटी से बच्चों में डेवलप कर रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। छात्रों से उनके या उनके पड़ोसियों की यात्रा के अनुभव को बताने के लिए कहना, ये आपका ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, एंड दैट इज द लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 90 ऑफ द पेपर एंड क्वेश्चन नंबर 30 ऑफ द EVS। इजी क्वेश्चन है। क्या कहता है क्वेश्चन? क्वेश्चन कहता है टीचर फॉलोज द फॉलोइंग मेथड्स व्हाइल टीचिंग EVS: थिंक पेयर शेयर, रेसिप्रोकल पीयर ट्यूटरिंग, जिक्सा स्ट्रेटजी एंड पीयर रिव्यू। हिंदी में यहाँ पढ़ लेता हूँ कि EVS पढ़ाते समय एक शिक्षक निम्नलिखित विधियों का पालन करता है, जैसे सोचो, जोड़ो, साझा करो, पारस्परिक सहपाठी ट्यूशन, जिक्सा रणनीति, सहपाठी पुनरीक्षण। ये सब उदाहरण किसके हैं? ये सब जो है ना उदाहरण है आपके पीयर ग्रुप लर्निंग के, जिसमें बच्चे आपस में एक दूसरे से कुछ सीखने के लिए इन सब स्ट्रेटजी को फॉलो करते हैं। थिंक पेयर शेयर स्ट्रेटजी है, जिसमें बच्चे सोचते हैं, पहले पेयर हो जाते हैं, थिंक सोचते हैं और फिर बातों को शेयर करते हैं। रेसिप्रोकल पीयर ट्यूटरिंग, इसमें बच्चे पढ़ाते हैं टीचर्स के बदले, टीचर्स ने बच्चों को पढ़ाया और बच्चे फिर दूसरे बच्चों को पढ़ाते हैं। जिक्सा स्ट्रेटजी अगेन बहुत बड़ी कॉन्सेप्ट है, बताऊंगा आपको। पीयर रिव्यू, इसमें एक बच्चे दूसरे बच्चे का टेस्ट लेता है, असेसमेंट करता है। तो ये सब पीयर ग्रुप लर्निंग का एग्जांपल है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 पीयर ग्रुप लर्निंग। इस तरह से आज अभी जो है मैंने आपके EVS के 30 क्वेश्चंस, जो PYQ था जुलाई 24 के सीटेट के पेपर 1 का, उसको मैंने सॉल्व किया, एक्सप्लेन किया। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और हमारे वीडियोस को लगातार फॉलो करते रहिए ताकि आप सीटेट की तैयारी फ्री में कर सके बिना एक भी पैसा खर्च किए। आगे मैं इसके बाद इंग्लिश का वीडियोस लेकर आऊंगा, इंग्लिश का PYQ, हिंदी का PYQ, और उसके बाद फिर हम लोग जो है मैराथन पे चलेंगे। बहुत सारे मैराथन लाना बाकी है, CDP का मैराथन या फिर जो है इंग्लिश का मैराथन या EVS का मैराथन। फिर मैं जल्द ही कोर्स भी लॉन्च करूंगा सीटेट के लिए। तो बने रहिए वीडियोस में, बने रहिए हमारे चैनल पे, हमारे चैनल को लगातार फॉलो करते रहिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, हंसते रहिए और फिट रहिए। थैंक यू, बाय बाय।